हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुमेश पटेल और आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लास टेंथ का चैप्टर मैथ्स का 1 से 16 चैप्टर तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर हमने क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, जिनको हमारे तरफ से हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी एक बार उसको पढ़ के देखिए। ठीक है, तो उसमें किसी किसी चैप्टर में हमने विधि को दिया है और क्वेश्चन भी दिए हैं, तो उसको आप पढ़िए अच्छे से। और यहाँ पर हमने लगभग एक एक चैप्टर में कुछ कुछ, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, ऐसे करके उसमें हमने इंपॉर्टेंस निकाले हैं। इंपॉर्टेंस के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंस बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं फर्स्ट से 16 चैप्टर तक में कितने कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 1 में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये भाग विधि। तो चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है? भाग विधि। तो भाग विधि में कोई भी प्रश्न हो सकता है, आप विधि ज्ञात कीजिएगा कि भाग विधि बनता कैसे है। ठीक है, दूसरा इसमें विधि आपके लिए बनता है शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुपद को हल कीजिए। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय वाला आपको क्वेश्चन पढ़ना है, भाग विधि पढ़ना है। और तीसरा आपके लिए है गुणनखंडन विधि। ठीक है, गुणनखंडन और क्या होता है, एक क्वेश्चन और होता है इसमें, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद आप सेकेंड यूनिट में आ जाइए। तो सेकेंड यूनिट में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। तो सेकेंड यूनिट में यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, सेकेंड यूनिट में क्या है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चारों विधियों के लिए हल कीजिए। ठीक है, चारों विधियों में कोई भी एक विधि से आप इसको हल करना है। ठीक है, 4 विधि नहीं है, मतलब आपको कोई भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, चाहो तो कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको संख्याएं बतानी है कि कितनी होंगी। तो यहाँ पर और आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखो। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, कितनी होंगी। ठीक है, तो चलिए चौथा प्रश्न में आ जाइए। चौथा प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न में आपको बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग कितना है? 14 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक हमेशा याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी के का मान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना, कोई भी के मान वाला क्वेश्चन एक इस यूनिट से पूछ सकता है। तो यहाँ पर आ जाइए यूनिट 3 में। ठीक है, तो यूनिट 3 में क्या-क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले वाला दिया गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल में आपको 5/6 दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एक ये वाला क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप तैयारी कीजिएगा। चलिए आपके लिए बड़ा कर देते हैं, एक थोड़ा सा अगर फ़ोटो खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो यहाँ से। ये तो फ़ोटो खींचना चाहते हो तो यहाँ से आप खींच सकते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है, 10वां क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो के लिए। तो नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में आप हमेशा याद रखिए, एक एक आपको श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का 10वां पद, 8वां पद, 9वां पद या mवां पद वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्नों को आप तैयारी करके जाइएगा। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का 10वां पद क्या होगा। और दूसरा है समांतर श्रेणी 950, 900 और 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ।
तो ये आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और पीवां पद सॉरी और यहाँ पर क्यूआं पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यूए पद का मान 1 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये जितने भी अभी बताऊंगा मैं, ये सारे 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यूआं क्यूआं है, ठीक है, और क्यूआं पद पीवां है, तो आपको सिद्ध करना है कि p प्लस क्यूआं पद शून्य है। ये आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। तो 5वां क्वेश्चन में आपको बोला गया है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें क्यूवें और आरवें पद है तो सिद्ध कीजिए कि ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी क्यू पी माइनस क्यू बराबर 0 है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर 0 आता है। तो इसके बाद वाला यहाँ पर आइए, 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 6वां क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें पदों का मध्य आरवें एसवें पदों के मध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी अभी क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये सभी क्या है, 5-5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इनका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए ये ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आगे में, तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो कि इम्पोर्टेंट है, 5-5 नंबर में आ सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योग क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि वह ए अपॉन पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू बराबर 0 ये होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारे कितने के 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन, ठीक है, 3 समांतर श्रेणियों, यहाँ पर इसको, ठीक है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S2 बराबर 2S2 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, यहाँ पर इसको भी ध्यान दो। तो किसी समांतर श्रेणी के, इसको ध्यान दीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः S1 S2 S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3S2 माइनस S1। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करने हैं। ये यूनिट 4 के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर आगे आइए यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में आपको एक ठो आपको पूछा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है, द्वितीयानुपाती, ये ऐसे करके आपको पूछ सकता है। चतुर्थानुपाती कितना होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है यदि 14:35 समानुपात 16 x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दूसरा में आपको बोला गया है यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करें कि, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर a प्लस सी बटा बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए कि इसी तरह से एक सेम क्वेश्चन एक प्रश्नावली में है और एक एग्जाम्पल में भी है, तो बुक में आप एग्जाम्पल को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स हो तो एक्स का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए तो 6वां यूनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6वां यूनिट में बोला गया है कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, मूल बिंदु क्या होंगे, 0 0 को मूल बिंदु बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, बिंदु 3 और 4 से आपको इनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि पी ए बराबर पी बी हो तो बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः
क्रमशः 2, 0 व -2, 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो, तब P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएँगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, y अक्ष, ठीक है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु y अक्ष पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है? समदूरस्थ हो, ये आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से दूरस्थ हो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पेज नंबर 170 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6, 0 से होकर जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए? तो छठवां क्वेश्चन बोल रहा है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। ये वाला इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं। एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है इसमें आपको, ठीक है? चलिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला है। तो इसमें बोला गया है, सरल रेखा, ठीक है? सरल रेखा 5x + 6y = 7 को आपको y बराबर mx + c के रूप में लिखिए, ठीक है? तथा रेखा की ढाल तथा y के अंतःखंड, ठीक है? y अक्ष के अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको सबसे बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वां, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7वां यूनिट में एक ही प्रश्न आते हैं, ग्राफ बनाने की विधि। तो आपको यहाँ पे ग्राफ के लिए कोई भी पूछ सकता है, ठीक है? तो 7वां यूनिट में सिर्फ़ आपको ग्राफ ही बनाना है, तो ग्राफ एक ठो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका विधि ही पढ़ लेना, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन नहीं बता सकते क्योंकि आपको विधि पढ़ना है, ठीक है? तो वो एग्ज़ाम्पल का उसमें से आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 8वां यूनिट की तरफ चलते हैं हम। तो चाहो तो आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए ये हो गया आपके लिए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है 8वां यूनिट से, देखिए। तो 8वां यूनिट में क्या बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। रेशमा रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ठीक है, खोल दिया। ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसान ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह की दर से प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, जिसमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ना ही पढ़ना है सबको। तो यहाँ पर बोला गया है, वित्तीय वर्ष, ठीक है, ध्यान दीजिए, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है वृत्तीय, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो तीसरा में आपको बोला गया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना आपको
करनी है, जिसमें ध्यान दीजिए देय आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर आपको इस सारणी में बताया गया है आयकर की दर निम्नानुसार है। तो आयकर की दर क्या है? तो 2,00,000 तक इसको क्या लगेगा? कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 2,00,000 से अगर 2,00,000 से अगर 1 रुपए भी ज़्यादा कमाता है, 2,00,000 से अगर 5,00,000 तक कमाता है तो उसको 10% लगेगा। अगर वो 5,00,000 से 10,00,000 तक कमाता है तो उसको 20% लगेगा और शिक्षा ऊपर उसे 3% देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं, ये आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलिए। तो यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर एक 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो कि 100% कर मुक्त है, में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये, जिसमें 50% कर मुक्त है। ठीक है, जिसमें क्या है 50% कर मुक्त है, दान करता है। इसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 तक मुक्त है, ठीक है, कर मुक्त है। आयकर दरें निम्नानुसार। तो आयकर की दर क्या है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2,00,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, 2,00,000 तक कोई भी नहीं देना होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2,01,000 रुपये से या 2,00,000 से अगर 5,00,000 तक कमाएगा तो उसे 10% देना होगा। थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अगर वो 5,00,000 से 10,00,000 तक कमाता है तो उसको 20% का कर देना होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। और शिक्षा उपकर, ठीक है, क्या है शिक्षा उपकर कितना है? 2%। माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1%। इसको टोटल करके हम क्या मानते हैं? 3% मानते हैं शिक्षा उपकर। ठीक है, डायरेक्ट इसको 3 निकाल सकते हो या 2 1 करके भी ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ इसको डायरेक्ट ही निकालना, उस शिक्षा उपकर 3% करके, जैसे अगले क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन आपके लिए क्या बोल रहा है? तो 9th क्वेश्चन में क्या है? त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति में आपको ये पहला क्वेश्चन बोला गया है, सिद्ध कीजिए वाला पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? साइन 4, ठीक है, साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है मेरे ख्याल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो चलिए देख लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा पेज नंबर था? 8वां था, है ना? तो चलिए इसमें आपके लिए क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। तो ये बोल रहा है रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, इतना क्या करना है आपको? लेके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो अगला क्वेश्चन ये थर्ड वाला, हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोला है? यदि कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये हो, तो आपको सिद्ध करना है इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट साइन थीटा। ठीक है, ये है, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे देखिए। तो चौथा प्रश्न आपको बोला गया है, ये वाला देखो। तो चौथा प्रश्न बोला है रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए, ये वाला भी है। तो यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
रूट साइन थीटा है, तो आपको सिद्ध करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। जस्ट पहला वो क्वेश्चन था उसी के जैसा ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान आपको ज्ञात करना है, तो मान ये 1 नंबर 2 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान दीजिए। मान ज्ञात कीजिए कॉस 55 अंश, ठीक है, कॉस 55 अंश अपॉन साइन 35 अंश, ठीक है, 35 कॉस 55 अंश बटा 35 अंश प्लस साइन 35 अंश बटा कॉस 55 अंश। तो ये आपको लेके आना है, यानी इसको हल करना है। मान ज्ञात करना है। एक आता है कि 0 आता है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए इसमें। तो यहाँ पर ये वाला है सिद्ध कीजिए, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 10 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये वाला ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट भी है, आता भी है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, ठीक है। पहले 6 नंबरों में आता था, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। अब 5 नंबर में आ सकता है, आने का चांस है। तो ये प्रश्न को भी ध्यान दीजिए। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 2 कॉसेक थीटा। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऊपर वाला, ठीक है, ध्यान देना। ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसको देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल 2 कॉट 90 माइनस थीटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये वाला और ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर भी थोड़ा गौर फरमाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। अंतः कोण हो तो आपको क्या करना है, सिद्ध करने हैं। तो 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉट ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इनको बड़ा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसा प्रश्न है, ठीक है। फोटो वोटो चाहो तो क्लिक कर सकते हो, नहीं करना क्या है। तो 9th पेज है, ठीक है। टोटल 12 पेजेस हैं, तो फिर 9th पेज में आए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अब आए हैं हम 10th चैप्टर में, ठीक है। तो 10th चैप्टर में मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। इसी क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, या तो यही पूछ सकता है या एक आध क्वेश्चन बुक से भी पूछ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हीं 2 क्वेश्चनों को रखा है। अगर आपसे 10वां अध्याय ना बने तो आप त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए इसमें देखते हैं। 10वां अध्याय में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ठीक है, जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, तो देखना। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश तक हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, भवन वाला और टूटा हुआ पेड़ वाला। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 11वां चैप्टर, ठीक है। तो इसमें से हमने भी 2 क्वेश्चन दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये बड़ा बड़ा लगता है, इसलिए हमने इसको छोटा छोटा प्रश्न अपने से दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें से है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको जो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय वाला है ना, उसको भी यहीं पूछा जाता है, ध्यान देना। पाइथागोरस प्रमेय बोलेगा तो इस थ्योरम को भी छाप दोगे तो भी चल जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला है,
एक त्रिभुज ABC है जिसमें C क्या है, समकोण है, ठीक है, जिसमें AC और CB पर पर क्या है, क्रमशः बिंदु D और E स्थिति है। सिद्ध कीजिए AE की पावर 2 प्लस BD की पावर 2 इक्वल AB की पावर 2 प्लस DE की पावर 2। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पहला वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन एक और है जो आपको 247 पेज नंबर पर मिल जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न, ठीक है, बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो इसके आने का चांस कम है, फिर भी इनको पढ़िएगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको पहले पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ना सभी को है, जो बताएंगे उसको और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। इनके अलावा भी आप और बुक्स अगर देखना चाहते हो, परीक्षा बोर्ड गाइड वगैरह, तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ये ठीक है, देख लिए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर में आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर में क्या क्या बोला गया है, एक वृत्त एक बिंदु के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा जीवा पर लंब होता है, ये प्रमेय को आपको सिद्ध करना है। दूसरा आपको दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए एक और तीसरा आपको दिया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोला गया है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 13 चैप्टर, ठीक है, 13 अध्याय, ठीक है, 13 अध्याय में क्या बोला गया है, ये आपको 328 पेज नंबर पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने दो विधियों को लिखा है, प्रश्नों को नहीं लिखा है। यहाँ पर एक आपको पूछा जाता है अंतःवृत्त की रचना कीजिए और दूसरा बोला जाता है परिग्रह वृत्त की रचना कीजिए। ये आराम से आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। ये दो विधियां हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, एक अंतःवृत्त की रचना और एक परिग्रह वृत्त की रचना। इन दोनों का ही क्वेश्चन आता है और दोनों अथवा में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयारी करना है, अंतःवृत्त और परिवृत्त को। तो यहाँ पर 16 चैप्टर में दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा 16 चैप्टर को यहाँ पर दे दिया गया है, इसके आगे वाले चैप्टर को उधर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 चैप्टर का देख लेते हैं। तो 16 चैप्टर में आपको क्या दिया है, 16 अध्याय में आपको क्या दिया गया है, ठीक है। बीच के चैप्टर भी हैं लेकिन थोड़ा पीछे में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 अध्याय के प्रश्न, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 16 अध्याय में मात्र 3 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला एक माध्यिका ज्ञात कीजिए, दूसरा बहुलक ज्ञात कीजिए और तीसरा आपको पूछता है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 ही टाइप के आपको प्रश्न इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करना है आपको। इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, एक में बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे विधियाँ ज्ञात करना जरूरी नहीं कि यही विधि पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैच कर लेना। ये थोड़ा सा फोटो वोटो खींचना चाहते हो तो खींच लीजिए, ये ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज निकालो भाई। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट पेज है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 16 अध्याय का एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 3 ही विधियाँ आपको बताया था, ठीक है। तीनों विधि से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको हमने एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न सारणी का क्या है, माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये क्या ज्ञात करना है, माध्य आपको याद करना है, इसके लिए ये प्रश्न लिखा गया है, ठीक है। वर्ग है और बारंबारता आपको दिया गया है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर 15 अध्याय, तो 15 अध्याय के लिए आपको क्या क्या यहाँ पर दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है, ये वाला प्रश्न हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड में आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ठीक है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, ध्यान देना क्या करने गया है, बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि एक शंकु को आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या बोला गया है। तो चौथा प्रश्न आपको बोला गया है, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन आपको ज्ञात करने हैं। ये आपको प्रश्न हो गया। 4 नंबर से शायद इसमें पूछते हैं, 4 या 5 नंबर में। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बढ़ा करके दे देते हैं, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 14 चैप्टर दिखाया गया है। ठीक है, तो 14 चैप्टर को हमने लास्ट में रखा था क्योंकि ये छोटे छोटे नंबरों में पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर, या आपको सही विकल्प, सत्य कथन, असत्य कथन, इन सब टाइप के क्वेश्चनों में इसको रखा जाता है। कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में भी इन तरह के क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है। तो चलिए, तो 14 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। ठीक है, ये सत्य है असत्य है, कथन में ऐसा पूछ सकता है, या इसको 1-2 नंबर का प्रश्न बना के भी पूछ सकता है। ये सारे बुक में आपको मिल जाएंगे। कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कोई प्रश्नावली का क्वेश्चन है, आपको इस तरह से दिखाई देगा। बुक को एक बार ध्यान से देखिएगा। दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का जोड़ा सदैव सम संख्या होता है। ये वाला भी पूछ सकता है। विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। सत्य असत्य ऐसा करके पूछता है। इनको नंबर वाइज पूछता है। ये वाला ध्यान देना। चौथा प्रश्न को, सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देते हैं। पांचवा प्रश्न ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि 4m + 9 एक विषम पूर्णांक है जहाँ m एक पूर्णांक है। इस टाइप के भी प्रश्न 2 या 3 नंबर में पूछते हैं। यहाँ पर ध्यान देना। छठा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 2k + 11 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। तो सातवां प्रश्न आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ा सदैव क्या होता है, हमेशा विषम संख्या होता है। सिद्ध कीजिए कि एक विषम, ये वाला है, सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। ये जैसे ऊपर में पढ़े थे एक तो सेम लगभग वैसा है। तो इसमें देखिए, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। ये वाला ध्यान देना, 4 का गुणज और 6 का गुणज वाला हमेशा पूछता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए, IMP होगा। ये भी आपके लिए IMP होगा। इसको आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना इसको। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टाइप को भी आप याद रखिएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी IMP है। और ये 7 वाला भी बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला दूसरा नंबर में आपको बताया था ना, इसको सही विकल्प में पूछा जाता है। ठीक है, सत्य है या असत्य है ऐसा करके भी पूछता है। तो यहाँ पर हमने आपको सारे चैप्टर वाइज चैप्टर हमने यहाँ पर आपको दिए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, यूजफुल लगे होंगे तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम अच्छे से दिलाइएगा। तो चलिए चलते हैं हम भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।